ओम। आज हम यूनिट 6 जो कि लॉजिकल रीजनिंग है, पेपर फर्स्ट की, उसकी शुरुआत करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले तो जो आज का टॉपिक्स है हमारे, उसमें बेसिक्स की बातचीत करेंगे हम। जो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो बहुत ध्यान से सीखना है इनको, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में सब में यूज होगा इसका। और अगर ये क्लास क्लियर नहीं हुई, तो आगे वाली क्लासेस भी आपको कुछ भी समझ में इसमें नहीं आएगा। तो पहले बात करते हैं स्टेटमेंट, या फिर उसी को बोलते हैं प्रोपोजिशन। ठीक है, PROPOSITION। तो इसी का दूसरा नाम है, स्टेटमेंट बोल लो या फिर प्रोपोजिशन बोल लो। स्टेटमेंट होती क्या है या फिर प्रोपोजिशन क्या होती है, कि जिसके अपने आप में एक ट्रूथ वैल्यू हो। ट्रूथ वैल्यू का क्या मतलब है, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू या वो फॉल्स, यानी कि या तो स्टेटमेंट झूठ हो सकती है या फिर वो सच हो सकती है। इसके विपरीत जो नॉन स्टेटमेंट है, कि आपको लग रहा होगा कि ऐसे तो सारी जो भी हम बोलते हैं वो सारी स्टेटमेंट है, वो सारी स्टेटमेंट नहीं है। नॉन स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, डोंट हैव ए ट्रूथ वैल्यू, जिसके पास ट्रूथ वैल्यू नहीं है। और किस में नहीं होगी, इंटेरोगेटिव। जो भी आप सवाल करते हो, किसी से प्रश्न पूछते हो, क्वेश्चन करते हो, तो वो ना सच होता है ना झूठ होता है। आपने क्यूरियोसिटी में कुछ भी एक सवाल पूछा है, तो वो बस सवाल है, ना सच है ना झूठ है, कोई भी उसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं है, तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। या फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं कुछ, कि जैसे मान लिया जो आदेश देते हो, आप ऑर्डर देते हो कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, या फिर ये काम कर दो वो काम कर दो, तो ये ऑर्डर है। ना इसमें ट्रूथ ट्रू है ना ये फॉल्स है, तो कोई ट्रूथ वैल्यू इनकी नहीं है, तो ये नॉन स्टेटमेंट होती है। जो आगे बात करेंगे हम, जो टॉपिक चलता है आपका, वो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है, न्याय वाक्य या तर्क, क्या चीज होती है ये। आर्गुमेंट को बहुत नेगेटिवली लिया जाता है आजकल, कि ज्यादा कोई अपनी बात एक्सप्लेन करे, तो उसको बोल दिया जाता है कि ज्यादा आर्ग्यू मत करो मेरे साथ। ठीक है। लेकिन आर्ग्यूमेंट के बिना कोई भी अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत जरूरी है आर्गुमेंट, तर्क बहुत जरूरी है। आर्गुमेंट होता क्या है, ऐसे मान सकते हो कि जो कई स्टेटमेंट है, बहुत सारे स्टेटमेंट मिलके क्या बनाता है, आर्गुमेंट बनाता है। ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट बोल सकते हो इसको, कि वो स्टेटमेंट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। तो एक का तो क्या ही ग्रुप होगा, तो दो कम से कम स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। अब इसके दो भाग होते हैं, एक होता है प्रीमाइज और एक होता है कंक्लूजन। प्रीमाइज क्या है, प्रीमाइज है कि जो पहले से आपके पास जानकारी है, जो पहले से आपको के पास तर्क मौजूद है, उसको बोलते हैं प्रीमाइज। ठीक है, पूर्व की जानकारी बोल सकते हो इसको। और दूसरा है कंक्लूजन, कि जो आपके पास पहले से जानकारी थी, उसमें आपने नई चीजें ऐड की और एक निष्कर्ष पे पहुंचे, एक कंक्लूजन पे पहुंचे, वो होती है स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट उसको उसको बोलते हैं कंक्लूजन। तो इसको एक तरह से मान सकते हो कि नई जानकारी या फिर निष्कर्ष जो निकल के आया है, उसको बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे समझते हैं इससे, कि प्रीमाइस दिया हुआ आपका, हैंड्स कंटेन्स माइक्रोब्स दैट आर हार्मफुल फॉर अस, कि हाथों में माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। कंक्लूजन क्या निकला इससे, कि देयरफॉर वन मस्ट वॉश देयर हैंड्स बिफोर ईटिंग, कि खाने से पहले सभी को अपने हाथ धोने चाहिए। ठीक है। और इसके बीच में एक वर्ड देख रहे होंगे, देयरफॉर। ये हमेशा याद रखेंगे कि प्रीमाइस और कंक्लूजन के बीच में हमेशा देयरफॉर आएगा। देयरफॉर कहीं भी लिखा है दो स्टेटमेंट के बीच में, यानी कि उससे पहले जो वाक्य लिखा है, ठीक है, देयरफॉर से पहले, उसको प्रीमाइस बोलते हैं। और देयरफॉर के जो भी बाद में वाक्य लिखा है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है, उसको कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका एसर्शन एंड रीजन।
तो लगभग सेम है। असर्शन रीजन के बहुत सारे सवाल भी आपने किए होंगे, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं। तो इसका कंसेप्ट समझेंगे, जिससे कि वो क्वेश्चन भी आपके ठीक हो जाएं, काफी हेल्प मिलेगी वो क्वेश्चन करने में आपको। assertion एंड रीजन है क्या? दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। इसमें भी दो स्टेटमेंट होती हैं। इसमें वहां पे प्रीमाइस और कंक्लूजन था, यहाँ बोल दिया है उसको assertion और रीजन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रीमाइज होगा वो रीजन बन जाएगा, और जो कंक्लूजन था वहां पे, यहाँ पे वो assertion बन जाएगा। ठीक है। वहां ऊपर लिखा था प्रीमाइस में कि हैंड्स कंटेन माइक्रोब्स दैट आर हार्मफुल फॉर अस। तो ये ऊपर लिखा था आर्गुमेंट में, और कंक्लूजन में लिखा था आपका कि वन देयरफॉर वन मस्ट वॉश देयर हैंड्स बिफोर ईटिंग। देयरफॉर वन मस्ट वॉश देयर हैंड्स बिफोर ईटिंग। ठीक है। तो वहां देख रहे होंगे देयरफॉर आया था बीच में, यहाँ क्या है दोनों के बीच में? बिकॉज। जिसके भी बीच में बिकॉज आ जाएगा उसको बोलेंगे assertion एंड रीजन। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी जैसे मान लिया तर्क है कोई भी, ठीक है, या फिर न्याय वाक्य है, इसको लिखने के दो तरीके हो जाते हैं। एक तो तरीका हो गया आपका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में आपके प्रीमाइस और कंक्लूजन आ गया। और इनका आपने देख लिया कि इनको बीच में क्या आएगा? देयर फोर आएगा। और दूसरा इसका तरीका होता है कि असर्शन एंड रीजन की फॉर्म में इसको लिखें, कि जिसमें एक आ जाएगा असर्शन और एक आ जाएगा रीजन, और इन दोनों को बीच में क्या आएगा? बिकॉज। ठीक है। यानी कि ये आपका प्रीमाइस और ये कंक्लूजन, और यहाँ पे आ जाता है आपका असर्शन, और ये आ गया रीजन। तो जो वहां पे आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइस था वो यहाँ पे है रीजन, और जो कंक्लूजन था आर्ग्यूमेंट में वो असर्शन एंड रीजन में हो जाएगा असर्शन। ठीक है। तो ये इसमें आता है। और इनका सेपरेट करने के लिए बता ही दिया है आपको कि क्या आएगा। तो इसमें आएगा दोनों के सेपरेट करने के लिए देयरफॉर, और इसमें आ जाएगा बिकॉज। तो ये आपका असर्शन एंड रीजन है। ठीक है। ये पढ़ लेंगे, इसमें दोनों स्टेटमेंट रिवर्स की हुई है जो प्रीमाइस और कंक्लूजन में लिखा था। फिर इसके बाद आता है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। एक तरह से मान सकते हैं कि प्रोपोजिशन का टाइप है ये। प्रोपोजिशन के स्टेटमेंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप आपका है कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। अब जो भी एक स्टेटमेंट होती है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपको बहुत सारी नहीं पढ़नी है, बहुत सारी आपके काम की नहीं है। जो मेन है, जो उसकी कैटेगरी है, वही पढ़नी है जो मेन उसमें कैटेगरी है। तो लिस्ट, इसको क्या बोल सकते हैं कि जिसमें आप लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। तो वो लिमिटेड आइटम्स क्या क्या हैं? तो लिमिटेड आइटम्स में पहले आती है आपकी स्ट्रक्चर जिससे बनती है इसकी कैटेगरी प्रोपोजिशन की। पहले आती है क्वांटिटी, दूसरा आता है सब्जेक्ट, तीसरी क्वालिटी, और फोर्थ आता है प्रेडिकेट। तो ये चार चीजें इसमें आती हैं। ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, कि जैसे मान लिया, एक एग्जांपल दिया है आपको कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स। तो जिसमें ऑल है, ऑल को बोलते हैं क्वांटिटी, की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि सभी हैं या कम हैं। और दूसरा जो पॉलिटिशियन है, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। और आर, इसको बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, या फिर जिससे उसका गुण का पता लगता है उस सेंटेंस के,
उस स्टेटमेंट के जिससे गुण का पता लगता है, और गुण को हम बोलते हैं क्वालिटी। और लास्ट में आ जाता है आपका प्रेडिकेट। तो ये चार चीजें इसमें आती हैं, इनकी पोजीशन भी फिक्स होती है। तो इसको एक बार स्ट्रक्चर को देख लेंगे। अब क्वालिटी में आपको पता होगा कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो सभी आएगा, या फिर कुछ आएगा, या तो ऑल आएगा, या फिर क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा एक ही रहेगा। क्वालिटी में अगर आर है, सिंपल, इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और अगर यहाँ आर नोट होता तो वो हो जाती नेगेटिव स्टेटमेंट। यानी कि क्वांटिटी भी दो टाइप की है आपकी, और क्वालिटी भी दो टाइप की। तो यही लिखा है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटी क्या क्या हो जाएंगे। क्वांटिटी में आपका ऑल आ जाएगा और सम आ जाएगा। ऑल को ही क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिटी। यूनिवर्सल यानी कि सभी के लिए बोल दिया गया है, यूनिवर्सली जो चीज ठीक होगी। और सम यानी कि किसी एक पार्ट की बात की गई है, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर। क्वालिटी में आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगी, और पॉजिटिव को ही क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव, और दूसरी हो जाएगी नेगेटिव। और एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि जो प्रेडिकेट होगा और सब्जेक्ट होगा, ये आपस में इंटरचेंज नहीं होते हैं। कि आप बोलो कि मैं पॉलिटिशियन बाद में लिखूंगा और लायर्स पहले लिखूंगा, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑल लायर्स आर पॉलिटिशियंस। तो जो इसकी स्टेटमेंट की पहले वैलिडिटी थी, वही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम इंटरचेंज इनको नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद जो भी आपकी ये दो टाइप्स बने हैं, तो दो टाइप्स आपके क्वालिटी के हो गए और दो आपके क्वांटिटी के हो गए। ठीक है। तो इनसे आपके आगे चार टाइप बनते हैं, कि यूनिवर्सल पॉजिटिव भी हो सकता है और यूनिवर्सल नेगेटिव भी हो सकता है। पर्टिकुलर आपका जो पर्टिकुलर है, ये भी या तो पॉजिटिव हो सकता है और या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरह से आपके चार टाइप्स बन जाते हैं इसमें, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि टाइप्स कितने हो जाएंगे इसके, चार हो जाएंगे कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो पहला है यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी कि जिसमें ऑल यस, ऑल हो और कोई उसमें नेगेटिव चीज ना बोली गई हो, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव। जैसे कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स। तो इसके लिए एक सिंबल होता है, साइन होता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं हम। अब क्यों करते हैं, क्या मतलब होता है इसका, इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इसको याद कर लेना है कि जो यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा, ये ए बोलते हैं इसको। फिर दूसरा आ जाता है यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी कि ऑल नो, कि कोई भी नहीं है। पहले उसमें सब थे, अब कोई भी नहीं है, यानी कि नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स। और इसको डिनोट करते हैं हम ई से। तो ई का हो जाएगा आपका यूनिवर्सल नेगेटिव। फिर अगला आता है पर्टिकुलर पॉजिटिव, जिसमें कुछ हाँ होंगे, यानी कि कुछ यस, सम यस, सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स। और इसको डिनोट करते हैं आई के साथ। फिर लास्ट आता है आपका पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर में सम आएगा पहली चीज तो, और दूसरा नो आएगा। और इसको डिनोट करते हैं ओ के साथ, कि सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स। तो ये चार चीजें, ए ई आई ओ, ये बिल्कुल रट लेनी है, याद कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। जो क्वेश्चन आएंगे इसी के बिहाफ पे आएंगे, तो ये चीज याद कर लेनी है अच्छे से। फिर इसके बाद आता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या होता है, कि जिसमें जो पहले आप देख रहे थे कि एक प्रीमाइस था, एक कंक्लूजन था। अब जो सिलोजिज्म में होता है दो प्रीमाइस, कि दो प्रीमाइस और एक कंक्लूजन मिलके क्या बनाते हैं, सिलोजिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है इसमें। अब एक चीज कंफ्यूज कर जाती है कई बार, कि प्रोपोजिशन और प्रीमाइस में क्या डिफरेंस है। तो प्रोपोजिशन आपको पता है कि प्रोपोजिशन क्या है, एक स्टेटमेंट को ही बोलते हैं प्रोपोजिशन। और प्रीमाइस भी क्या है, अपने आप में स्टेटमेंट है। तो प्रीमाइस वन भी स्टेटमेंट है, प्रीमाइस टू भी स्टेटमेंट, और कंक्लूजन भी क्या है, स्टेटमेंट है। तो ये तीनों क्या है, स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है। अब प्रीमाइस वन में क्या लिखा है, जैसे मान लिया ऑल मैन आर मॉर्टल, कि सभी जो आदमी हैं एक दिन मर जाएंगे, अमर नहीं है कोई भी। प्रीमाइस टू में क्या लिखा है, आई एम ए मैन, कि मैं एक आदमी हूँ।
तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? सो आई एम मोर्टल, कि मैं भी क्या है, एक दिन मर जाऊंगा। तो ये चीजें किस में आती हैं? कंक्लूजन में, और इसी को बोलते हैं सिलोजिज्म। फिर इसके बाद में एक आता है टर्म। टर्म किसको बोलते हैं? कि जो भी आपका एक स्टेटमेंट में, एक चीज होती है सब्जेक्ट और एक होती है प्रेडिकेट, ये दो चीजें होती हैं, और इन दोनों को ही अलग अलग क्या बोलते हैं? ये दो टर्म्स हैं एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आती हैं, एक हो गया सब्जेक्ट और एक हो गया प्रेडिकेट। यानी कि जिस भी स्टेटमेंट में एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, उसको बोलेंगे टर्म्स उस स्टेटमेंट की, यानी कि उस स्टेटमेंट की टर्म। जैसे मान लिया, ये एक एग्जांपल लिखा है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। तो इसमें एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन है। प्रेडिकेट क्या है? मॉर्टल है। तो जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, उसको, ये दोनों इसकी क्या हो जाएंगे? टर्म्स हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछे इस स्टेटमेंट की टर्म्स कौन सी हैं, तो एक इसमें सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमंस है, प्रेडिकेट जो है वो मॉर्टल है। तो ये दो इसकी टर्म्स हैं। अब टर्म्स के टाइप्स होते हैं तीन। तीन टाइप्स की टर्म्स होती है। पहली होती है मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी होगी? कि जो दोनों प्रीमाइस में क्या होगी? कॉमन होगी। तो यहाँ इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कि क्या लिखा है? ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ये P1 है आपका, प्रीमाइस वन। और प्रीमाइस टू क्या है, वो देख लेते हैं। ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन। ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन। और थर्ड क्या है इसमें? ऑल ग्रीक्स आर मॉर्टल। ये कंक्लूजन है आपका, कि ऑल ग्रीक्स आर मॉर्टल। तो ये आपका प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू और कंक्लूजन दिया हुआ है। अब इसमें मिडल टर्म कैसे निकालते हैं? मिडल टर्म के लिए हम देखेंगे P1 और P2 को। तो जो P1 और P2 में दोनों में कॉमन होगी जो टर्म, उसको बोलते हैं मिडल टर्म। दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है कि यहाँ भी ह्यूमन है और यहाँ भी ह्यूमन है। तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी इसकी? ह्यूमंस। ठीक है। फिर एक आता है मेजर टर्म और एक आता है माइनर टर्म। मेजर कौन सी होगी? अब P1 पे आ जाओ। P1 में मिडल टर्म को छोड़ के जो बच गया, उसको बोलते हैं मेजर टर्म। क्या बच गया? मॉर्टल। तो मॉर्टल क्या हो जाएगी इस एग्जाम्पल में? मेजर टर्म। और माइनर टर्म के लिए आ जाओ P2 पे। P2 में जो मिडल टर्म को छोड़ के बच गया, उसको बोलते हैं माइनर टर्म, यानी कि ग्रीक्स। ठीक है। और इसमें ये आपको पता ही है कि ह्यूमंस जो है, P1 में सब्जेक्ट है, मॉर्टल्स प्रेडिकेट है। P2 में ग्रीक्स सब्जेक्ट है और ह्यूमंस क्या है? प्रेडिकेट है। और ग्रीक कंक्लूजन में ग्रीक्स जो है वो सब्जेक्ट है और मॉर्टल जो है वो प्रेडिकेट। यानी कि तीन सब्जेक्ट हैं इसमें और तीन प्रेडिकेट है, तो छह संभावनाएं इसमें बनती हैं टोटल। ठीक है, कि तीन सब्जेक्ट हैं और तीन प्रेडिकेट। अब इससे कोई मतलब नहीं है आपका कि सब्जेक्ट में लिखा है ह्यूमंस या फिर प्रेडिकेट में लिखा है। अगर कॉमन है तो वो क्या होगी? मिडल टर्म हो जाएगी। और एक आप देख पा रहे होंगे कि ह्यूमंस क्या है? मिडल टर्म। और ह्यूमंस कहीं भी कंक्लूजन में नहीं है। तो ये याद रखेंगे इसमें, कि मिडल टर्म में कंक्लूजन, या फिर कंक्लूजन में मिडल टर्म नहीं होती। ठीक है। और जो मेजर टर्म होगी वो P1 में आएगी, और जो माइनर टर्म होगी वो P2 में आएगी। तो ये था आपका टर्म। और एक इसमें कंक्लूजन में ये चीज भी देख लेंगे, कि जो ग्रीक है वो है आपकी माइनर टर्म, तो माइनर टर्म पहले आई है। और मॉर्टल जो है ये मेजर टर्म है, तो ये यहाँ पे प्रेडिकेट की जगह पे है, और माइनर टर्म सब्जेक्ट की जगह पे है। ठीक है। तो ये है आपका टर्म। यही चीजें लिखी हैं इसमें, कि मिडल टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म होगी विच डज नॉट अपीयर इन द आर्गुमेंट्स कंक्लूजन, की जो कंक्लूजन में आपको शो नहीं होगी कहीं भी, बट इज ओनली टर्म दैट अपीयर्स इन बोथ प्रीमाइसेस, कि दोनों प्रीमाइस में P1 P2 में
जो दोनों में अपीयर होगी उसको बोलेंगे मिडल टर्म। फिर इसके बाद मेजर टर्म, कि रिमेनिंग टर्म इन द फर्स्ट प्रीमाइस यानी कि P1 आफ्टर एक्सक्लूडिंग द मिडल टर्म, कि मिडल टर्म को हटाने के बाद जो P1 में जो रिमेनिंग टर्म है उसको बोलते हैं मेजर टर्म, और रिमेनिंग टर्म सेकंड प्रीमाइस में जो मिडल टर्म को एक्सक्लूड करने के बाद बच जाती है उसको बोलते हैं माइनर टर्म। फिर इसके बाद आता है फिगर। फिगर क्या है, कि जो भी मिडल टर्म अभी आपने की है उसकी अरेंजमेंट कैसे है स्टेटमेंट में। ठीक है। कि जो भी प्रीमाइस दिए हुए हैं उसमें मिडल टर्म की अरेंजमेंट है क्या। तो पहले तो फिगर का ही पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट ऑफ मिडल टर्म, इसको बोलते हैं फिगर। कि जैसे मान लिया मिडल टर्म अब आपकी एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, ये P1 है और ये P2 है। अब मिडल टर्म की चार पोजीशन हो सकती हैं। ठीक है। या फिर चार अरेंजमेंट हो सकती हैं। तो वही लिखा है इसमें फर्स्ट फिगर, कि जिसमें SP पैटर्न यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, पहले सब्जेक्ट आए फिर प्रेडिकेट आए, यानी कि P1 में वो सब्जेक्ट की जगह पे, जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये आपकी कहाँ पे है, सब्जेक्ट की जगह पे ये मिडल टर्म दी हुई है। दोनों में ह्यूमन कॉमन है तो ये मिडल टर्म होगी। P1 में है ये सब्जेक्ट की जगह पे, और P2 में है ये प्रेडिकेट की जगह पे, तो ये SP पैटर्न हो जाएगा और फर्स्ट फिगर ये बनती है। सेकंड फिगर क्या होगी, PP पैटर्न यानी कि प्रेडिकेट प्रेडिकेट, की जो मिडल टर्म होगी दोनों स्टेटमेंट में, दोनों प्रीमाइस में, P1 में भी और P2 में भी, कहाँ पे है, ये प्रेडिकेट की जगह पे है। तो जेनरस इसमें कॉमन है तो ये प्रेडिकेट की जगह पे है, और जेनरस यहाँ भी है तो ये भी किस पे है, प्रेडिकेट की जगह पे है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड फिगर यानी कि PP पैटर्न। फिर थर्ड फिगर, थर्ड फिगर में क्या होगा, SS पैटर्न होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट में, दोनों प्रीमाइसिस में जो मिडल टर्म होगी वो कहाँ पे होगी, सब्जेक्ट की जगह पे होगी। अब दोनों स्टेटमेंट में मैन कॉमन है, तो मैन कॉमन है तो इसमें मैन सब्जेक्ट की जगह पे है और इसमें भी मैन सब्जेक्ट की जगह पे है। तो ये हो जाएगी थर्ड फिगर। फोर्थ फिगर क्या होगी, PS पैटर्न, कि P1 में यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें प्रेडिकेट की जगह पे हो और सेकंड में सब्जेक्ट की जगह पे हो तो उसको बोल देंगे फोर्थ फिगर। तो इसमें ये प्रेडिकेट की जगह पे है और यहाँ पे ये है सब्जेक्ट की जगह पे, तो इसको बोलते हैं फिगर। इसके बाद आता है मूड। मूड का क्या मतलब है, कि जैसे मान लिया किसी इंसान का मूड क्या दर्शाता है, उसकी स्ट्रक्चर को दिखाता है, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी को दिखाता है, कि वो कैसे उसके अंदर भावों की क्वालिटी चल रही है, किस अमाउंट में या फिर किस क्वांटिटी में उसके इमोशंस चल रहे हैं, तो उसके मूड को दर्शाता है। ऐसे ही जो यहाँ पे मूड है ये क्या दर्शाता है, जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है इसका मूड क्या होगा, कि जो प्रोपोजिशन की टाइप होंगी, डिस्पोजिशन ऑफ द प्रीमाइसेस अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उसका क्या मूड है उसको बोलते हैं मूड ऑफ द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। जैसे मान लिया एग्जांपल लिया हुआ है, प्रीमाइस 1 में आपके लिखा है कि सम चेयर्स आर टेबल्स। तो पहले तो ये पहचानना आना चाहिए आपका कि जो चार आपने टाइप्स किए थे, AEIO, ए है आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई है आपका यूनिवर्सल नेगेटिव, आई है आपका पार्शियल पॉजिटिव, और ओ है आपका पर्टिकुलर पार्शियल या फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव, और ये था आपका पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि सम है तो मतलब पार्शियल है, सम है तो पार्शियल है, यानी कि एक हिस्सा आपको पता लग गया, और नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव, तो ये आपकी प्रोपोजिशन टाइप हो जाती है आई। फिर दूसरी इसमें प्रीमाइस है ऑल टेबल्स आर ब्लू, तो ऑल आ गया है तो मतलब ये यूनिवर्सल में जाएगा, और नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यूनिवर्सल पॉजिटिव, ये ए आपकी टाइप हो जाएगी। फिर दोनों से कंक्लूजन मिलके बनता है सम चेयर्स आर ब्लू, सम में आपका बनता है पर्टिकुलर, और पॉजिटिव है तो पर्टिकुलर पॉजिटिव, दोबारा से क्या आ गया, आई। तो इन प्रोपोजिशन के टाइप से प्रोपोजिशन जो प्रीमाइस 1 है वहां से स्टार्ट करेंगे और ऊपर से नीचे इसको अरेंज करेंगे, तो I A I।
आई इसका क्या हो जाएगा, मूड हो जाएगा इस सिलोजिज्म का। ठीक है, तो ये है मूड। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है कि जो एक टर्म है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कब बोलेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे जब वो किसका रेफरेंस लेती है, ऑल का। या तो सभी हैं या फिर सभी नहीं हैं, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड किस कंडीशन में बोलेंगे, जिसमें कुछ हिस्से की बात करे वो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मान लिया, एक एग्जाम्पल तो आपके सामने यहाँ लिखा ही हुआ है, दूसरा और ले लेते हैं कि ऑल मैन आर गुड। तो पहली चीज तो आपको पहचानना आना चाहिए, यूनिवर्सल पॉजिटिव है ये, यानी कि ए टाइप की ये स्टेटमेंट है। फिर दूसरी आती है नो मैन आर गुड, तो यूनिवर्सल नेगेटिव, तो ई। फिर सम मैन आर गुड, तो पार्शियल पॉजिटिव यानी कि आई। और सम मैन आर नॉट गुड, तो पार्शियल नेगेटिव या फिर पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओ, तो सम मैन आर नॉट गुड। अब इसमें एक चीज देखिए कि जो मैन लिखा है, यानी कि जो हमने बोला था कि अगर ऑल की बात करेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि सभी आदमियों की बात कर रहा है ये, तो सभी आदमियों की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। और दूसरा कि सभी अच्छे हैं, सभी आदमी अच्छे हैं, तो मैन तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि सभी आदमियों की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अकेला अच्छी चीज आदमी ही तो नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो गुड होती हैं, अच्छी होती हैं। तो यानी कि एक हिस्से की बात कर रहा है ये, जो अभी अच्छी चीजें हैं उसमें एक आदमी भी है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। ठीक, अब ई में देखते हैं, ई में क्या होगा, नो मैन यानी कि सभी की बात कर रहा है कि कोई भी नहीं, तो सभी की बात कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। आर गुड, अब गुड क्या हो जाएगा कि कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड में। फिर आई में इसी तरह देख लेंगे कि सम मैन कि कुछ आदमी की बात कर रहा है ये, कुछ आदमी की है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और अच्छाई की भी बात कर रहा है कि उसमें से कुछ अच्छे हैं, यानी कि सभी की बात नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे ही ओ में कि सम मैन यानी कि ये क्या आ जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। आर नॉट गुड अच्छी नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में करना चाहें तो यहाँ लिख लो ए ई आई ओ, और ऊपर लिख लो सब्जेक्ट, और यहाँ लिख लो प्रेडिकेट। तो एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, बस आपको ये टेबल याद रखनी है। तो ए में आपको पता है कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और जो प्रेडिकेट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड, आई में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और ओ में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड और जो प्रेडिकेट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इस तरह इसको याद रख सकते हैं। और नहीं तो और छोटा करना है इसको, तो ए में आप देख लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें सब्जेक्ट है। ई में आप देख लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, तो इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड। आई में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और ओ में आपका प्रेडिकेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यही आपकी टेबल भी बना के लिखी हुई है कि जो ए में होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, और ई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होंगे, आई में कोई भी नहीं होगा, और ओ में बस प्रेडिकेट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं इसको कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड की। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है।
इसको सब अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली चीज है ये। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आगे कोई भी लेक्चर आपका क्लियर नहीं होगा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।